हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए, आज का जो अपना सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल का, जो कि जीके जीएस एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इसी के साथ आज का अपना पहला प्रश्न लेता हूं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो वित्त आयोग जो है इसका केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किराता अर्जुनीय किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए भट्टी, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए किराता अर्जुनीय कौन सब थे या इसका अर्थ क्या हुआ। तो किराता जो थे वो शंकर भगवान के रूप थे, और अर्जुन जो थे महाभारत का था। जो महाभारत में अर्जुन होते हैं वही अर्जुन था। दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो युद्ध को उपरांत जो है भैरवी जी इसका जो है उल्लेख किया और इसी के नाम किराता अर्जुन रखा गया। ठीक, तो ये जो थे संस्कृत भाषा में लिखा गया था किराता अर्जुनीय। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। इसका जो है राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। कौन लिखे थे? भारवी जी। ठीक, और कौन से भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक काल में परिपूर्ण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्ग। वैदिक काल में परिपूर्ण का अर्थ होता है दुर्ग। चलिए जानते हैं थ्योरी के माध्यम से। पूर्व शब्द त्रिशी वेद में लगभग 30 बार आते हैं, जो कि अक्सर एक दुर्ग के रूप में अनुवादित किया गया है। ठीक, और इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है और पुरंद के रूप में उसे पहचाने जाते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो में जो है सबसे पहले कांस्य नामक धातु मिली थी और उसका मूर्ति नाच करती हुई मूर्ति मिली थी। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य। अगर पूछे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति किस धातु के बनी थी, तो कांस्य के बनी हुई मूर्ति उसको मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक ना, सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं कहाँ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे, ठीक, पाकिस्तान में है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन केस से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मल, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। क्यों होगा, आप इसका विशेषता जानिए। प्रफुल्ल चाकी जो थे और इसके साथ खुदीराम बोस, दोनों व्यक्ति मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में अंजाम दिया था, जिसमें कि खुदीराम बोस जी को फांसी हो गया और प्रफुल्ल चाकी ने खुद से आत्महत्या कर लिया। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो चलिए जानते हैं। और काकोरी ट्रेन का जो घटना हुआ था 1925 में हुआ था। इन दोनों का जो मृत्यु 1908 ईस्वी में हो गया था। कैसे होगा प्रफुल्ल चाकी, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। और यदि पूछे जो सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी नेता का फांसी कितने ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 1908 ईस्वी में। और कौन थे, तो खुदीराम बोस जी थे। खुदीराम बोस जी जो थे सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी नेता थे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। काकोरी डकैती जो थे एक साजिश थे। ठीक, एक ट्रेन डकैती थी जिसमें इसका जो है 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ हुई थी। ठीक, जो ब्रिटिश सरकार जो भारत में थे उनके खिलाफ हुई थी। और कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो है आयोजनकर्ता कौन थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, इसका आयोजन किया था। इसमें शामिल व्यक्ति थे स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान थे। ठीक, सारे के सारे व्यक्ति थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए और कुछ विशेषता है उनके बारे में, चलिए जानते हैं। ये रहा आपका काकोरी जो घटना हुई थी, ट्रेन डकैती। ठीक, इस प्रकार हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी। ठीक, ये सारे के सारे व्यक्ति बाद में पकड़ा गया। ठीक, और पकड़ाने के बाद सारे के सारे व्यक्ति को फांसी हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में हुई और अफसरुल्लाह खान को जो है फैजाबाद जेल में, और रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में जो हुई, और राजेंद्र नाथ लहरी को गोंडा जेल में हुई थी। ठीक, सारे के सारे को फांसी की सजा की जगह है। ये 4 व्यक्ति थे काकोरी घटना में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, 1907, 1908, 1909, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये बताए हैं 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो खुदीराम बोस जी को फांसी हुआ और प्रफुल्ल चाकी ने डर से खुद आत्महत्या कर लिया था। ठीक, तो अब ये बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ऑप्शन ए नवेली, ऑप्शन बी तालचेर, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए थर्मल प्लांट है क्या। ठीक, एक चलिए जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरौनी। तेल रिफाइनरी है। ठीक, बरौनी रिफाइनरी और ऑल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बरौनी बिहार में है। और इसका अगर पूछे कौन सा जिला में है, तो बेगूसराय में। ठीक, तो बेगूसराय में है, बेगूसराय जिले में है। ठीक ना, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अब ये बताए हैं। ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। ठीक, बेगूसराय जिले में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है।
इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मैग्रो वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो चलिए जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय मैग्रो वन जो है थलथली जमीन होती है। क्या होती है? थलथली जमीन होती है, इसमें चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है, ठीक। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होती है, जिसमें हमेशा पानी होती है। सदाबहार वन का मतलब ही हुआ वो, ठीक। इसमें बहुत सारा जो है वर्षा होती है, जो वहां का वृक्ष हरा भरा रहती है हमेशा, वहां पे बर्फ भी गिरती है, इसीलिए यहाँ पे भी नहीं पाया जाता है। ये चंदन का वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो बताइए। ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी रुकन उद दीन फिरोज, ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुकन उद दीन फिरोज। चलिए जानते हैं। जब इल्तुतमिश का शासन 1911 से 1936 तक चला, जब समाप्त हुआ, ठीक, 36 में जब समाप्त हुआ, तो रुकन-उद-दीन फिरोज जो है इसका शासन काल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से कार्यकाल इनको संभाला, ठीक। तो इल्तुतमिश के बाद जो है फिरोज, ठीक, रुकन-उद-दीन फिरोज जी जो थे, इसका शासनकाल कार्यकाल संभाला था 1236 ईस्वी में, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे जो है क्रम बाय क्रम आया गया सुल्तान है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1920 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 में हुआ था, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को जो मांग किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक। तो और 1929 ईस्वी में किया गया था, ठीक। तो इसमें तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए जानते हैं। 1929 दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया, ठीक, जिसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। वहीं पे पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, और फिर जो है 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति का गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। 26 जनवरी 1930 से जो है झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पूर्ण रूप से आजादी तो हम लोग को 1947 में मिला, और इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 1930 ईस्वी में, जो कि 26 जनवरी 1930 में, इसी के आधार पे जो है फिर जो है 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था, ठीक। तो चलिए तो इस सारे के सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सारे के सारे अधिवेशन हुआ था 1885 से लेकर
1943 तक। तो चलिए, इसका जो है अध्यक्ष इस प्रकार सारे के सारे थे। ठीक, एक चीज आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन किसमें भाग लिया था? कौन सा अधिवेशन था राष्ट्रीय आंदोलन का जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ठीक, गांव के लोग डॉक्टर सतपाल और सूफीदीन कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में एक सामूहिक मैदान जलियांवाला बाग के एक मेले में शामिल होने के लिए अमृतसर आए। ठीक ना, और अगर यदि पूछे कहाँ हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। पंजाब में मार्च लॉ लगा दिया गया था जिसमें कि 4 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। उन अंग्रेज लोग को भी डर था ना कि मतलब ये लोग आंदोलन करेगा फिर हम लोग पे भारी पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। तभी मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता था। मार्शल लॉ लगा दिया इसमें कि 4 व्यक्ति से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकता है। तभी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल ओ डायर थे, भारत का वायसराय माइकल चेम्सफोर्ड थे। ठीक, इसी के समय में जो है जनरल डायर क्षेत्र में सभी निकास मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था। ठीक, और जो है इसका जितना भी रास्ता था सबको अवरोध कर दिया था, वहां पे रोक दिया गया था कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता है। फिर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया और तभी इस सारे देखकर जनरल डायर घबरा गया। इस पे जो है गोली चलाने की आदेश दे दी। फिर जो कि गोलियां चलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो सारे के सारे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना रही, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग अगर सेशन को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे हैं तो दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ भाग ... से रूप में माना जाता है। तो कौन सा काल है बताइए? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो कि पूर्व ऐतिहासिक काल का सबसे प्रारंभिक भाग है। ठीक, जो कि सबसे लंबा पीरियड तक चला था। चलिए जानते हैं। ये रहा आपका पुरापाषाण युग। ठीक, इसको 3 भाग में बांटा गया था, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग, जो कि 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 ईयर तक ये रहा था। सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड इसी को कहा गया है। ठीक, सबसे ज्यादा समय काल इन्हीं का रहा है पुरापाषाण युग का। ठीक, फिर 12,000 ईस्वी से लेकर जो है 1000 ईस्वी तक इनका रहा मध्यपाषाण युग का, और 1000 से 400 ईसा पूर्व तक नवपाषाण युग का रहा था। ठीक, और तभी का जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय प्रांतों का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम जी को जो है भारत का पुरातत्व जनक माना जाता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिए। इसका निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन ए शुष्क मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी
काली मिट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में। कपास उगाने के लिए कौन सा मिट्टी का सर्वाधिक जरूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी का सबसे अधिक जरूरत पड़ता है कपास उगाने के लिए। चलिए इसी के साथ आप लोग होमवर्क के रूप में एक और क्वेश्चन देता हूं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अपना क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।